एवरीवन नमस्ते। तो हम हमारी क्लास 10th की एसएसटी ज्योग्राफी की रिवीजन का ये सेकंड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। यस, हम लोग कंप्लीट वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं सभी चैप्टर्स के लिए। ये है चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड रिसोर्सेज। और आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आप बीएसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, टीजीटी सोशल साइंस या पीजीटी के लिए या केवीएस एनवीएस किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ये वीडियो बेटा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है विनायक कोहली। मैं इस समय केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीजीटी एसएसटी हूँ और नवोदय विद्यालय में मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त की थी। 9+ ईयर्स का मेरे को टीचिंग एक्सपीरियंस है। और आप देख सकते हैं, ये है मेरे प्यारे प्यारे स्मार्ट क्लास 10th के बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स, जो कि इस बार बहुत बढ़िया से अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, उन सभी बच्चों के साथ शेयर कर देना, उन सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर कर देना जिनको इनकी ज़रूरत हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के बाद बहुत कॉन्फिडेंट महसूस होगा और ये देखने के बाद, ये इसको पढ़ने के बाद आपको एग्ज़ाम में जाते समय लगेगा कि हाँ, मेरा ये वाला टॉपिक कंप्लीटेड है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेटा फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ और रिसोर्स का मीनिंग समझ लेते हैं। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ आर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ध्यान देना बेटा वर्ड। लास्ट चैप्टर में हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम लोग ये जान रहे हैं कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है एंड दे आई फॉर्म पार्ट ऑफ अ नेचुरल हेरिटेज। क्या फॉर्म कर रहे वो? हमारा नेचुरल हेरिटेज। हेरिटेज कैसे बोलते हैं हम लोग? हेरिटेज हम लोग बोलते हैं जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, उसको हम हेरिटेज बोलते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन सर्वाइवल। फॉरेस्ट, जंगल, वाइल्ड लाइफ, पेड़ पौधे और साथ में जो उसके साथ जानवर हैं, जीव हैं, पशु पक्षी, ये सब कुछ बायोडाइवर्सिटी के अंदर आ जाते हैं बेटा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल बैलेंस को क्रिएट करने के लिए। क्या क्रिएट करने के लिए? इकोलॉजिकल बैलेंस को क्रिएट करने के लिए कि धरती बनी रहे, सर्वाइव करती रहे। इंडिया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज़ इन टर्म्स ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ड्यू टू डाइवर्स क्लाइमेट। हमारे यहाँ पे आपको हर तरीके का क्लाइमेट मिल जाएगा। पहाड़ों में जाओगे सर्दी मिल जाएगी, आपको अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स मिल जाएंगे, आप प्लेट्यू में आएंगे, आप बीचेस पे जा सकते हैं, डेजर्ट में जा सकते हैं। इंडिया में सब कुछ है और हर जगह का अपना अपना क्लाइमेट है एंड डिफरेंट इकोसिस्टम्स भी हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। इंडिया इज़ अमंग द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज़ कंट्री इन द वर्ल्ड। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टाइम इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में। 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। पहली बात, कितने हैं? 12 हैं। कितने हैं? 12 बायोडाइवर्सिटी कंट्री हैं। मेगा बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है पूरी दुनिया में ऐसे कौन से देश है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ऐसे टोटल 12 कंट्रीज़ को हमने आइडेंटिफाई किया है, उसमें से हमारा प्यारा भारत भी एक कंट्री है। इंडिया इज़ ऑल्सो अमंग द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज़ कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। क्यों भाई? क्योंकि हमारे यहाँ पर 47,000 प्लांट स्पीशीज़ है, 90,000 से ज़्यादा हमारे यहाँ पे एनिमल स्पीशीज़ है। अब जल्दी से हम लोग आ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन पे। बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ इन पर्टिकुलर एरिया। की टर्म्स क्या है यहाँ पे? वेराइटी। अलग अलग वेराइटी की स्पीशीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि भाई शेर है तो सिर्फ शेर ही मिल रही है। हमारे यहाँ पे शेर भी है, हाथी भी है, भालू भी है, टाइगर, लायन, लेपर्ड, डियर, मंकी, सब तरह की वेराइटी है। वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी क्या है? ऐसा नहीं है कि अगर हम कैट्स की बात करें तो सिर्फ आपको टाइगर ही टाइगर मिल रहा है। हमारे यहाँ लायन भी है, लेपर्ड भी है, अब तो चीता भी इंट्रोड्यूस हमने कर दिया। तो ये सारी वेरिएबिलिटी आ जाती है। किसकी? प्लांट्स की और एनिमल्स की। बेटा देखना, बायोडाइवर्सिटी की बात जब भी करेंगे ना, कंफ्यूज नहीं होना है। प्लांट और एनिमल दोनों चीज़ें आएंगी उसके अंदर। इट इंक्लूड्स फ्लोरा, प्लांट्स, फौना, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो बेटा, याद रखने का तरीका, फ्लोरा, फ्लोर, फ्लावर, फ्लावर, हम कहते हैं ना फ्लावर, तो फ्लावर से निकला फ्लोरा। फ्लोरा, फ्लोरा यानी कि फ्लावर यानी कि प्लांट्स, फौना यानी कि एनिमल्स, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की? बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला तो हमने बता दिया, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है उसकी। फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस बाय मेंटेनिंग ऑक्सीजन। देखो भाई, ऑक्सीजन तो हमें चाहिए ना सांस लेने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस क्रिएट करने के लिए। बेटा इकोलॉजिकल बैलेंस में सब कुछ बैलेंस के ऊपर आ जाएगा। ऐसा ना हो कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ जाए, या ऐसा ना हो कि कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ही खत्म हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम हो गई तो फिर पेड़ पौधे कैसे सांस लेंगे? इसका बैलेंस क्रिएट करने के लिए। कंट्रोलिंग ग्लोबल वार्मिंग। हमारी ग्लोबल वार्मिंग
वार्मिंग, जो हमारी धरती गर्म होती जा रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरत है। मेंटेनिंग वाटर साइकिल, भाई पानी, वाटर साइकिल आपने पढ़ी होगी क्लासेस के अंदर, वाटर साइकिल को मेंटेन करने के लिए। प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था बेटा सॉइल इरोजन। जिन्होंने लास्ट चैप्टर नहीं देखा प्लीज़ उस चैप्टर को देख लेना, चैप्टर नंबर 1 को, उसको रिवाइज अच्छे से कर लेना। चैप्टर इसी चैनल के ऊपर उसका वीडियो है बेटा। प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन जो है, सॉइल इरोजन, मिट्टी ऊपर से उसकी जो फर्स्ट लेयर है, हमने पढ़ा था ना टॉप सॉइल, जो हमने ये सॉइल प्रोफाइल पढ़ी थी, इसका जो टॉप सॉइल है इसको इरोड हो जाता है हवा से, पानी से, ये बह जाता है, उसको रोकते हैं। क्या रोकते हैं? पेड़ रोकते हैं बेटा, पेड़, क्योंकि उनकी जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। कंट्रोलिंग फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, फ्लड्स को रोकते हैं पेड़ पौधे, ड्रॉट्स को। आपने देखा ना मैंग्रोव्स, बड़ी सी लहरें आती है सुनामी की, ये बाढ़ आती है, तो मैंग्रोव या फिर जो बाकी के पेड़ होते हैं समुद्र के किनारे, वो उनको मिट्टी को पकड़ करके रखते हैं और जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बड़ी तेज़ी से लहर आई, लेकिन उस लहर का जो फोर्स था, उस फोर्स को सारे के सारे पेड़ पौधों ने एब्जॉर्ब कर लिया, बचा लिया, लोगों को बचा लिया, बिल्डिंग्स को बचा लिया। ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर इट्स एक्सेस कार्बन सिंक्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। अगर एक नंबर का एमसीक्यू मेरे को लग रहा है इस बार आ सकता है इसका, कार्बन सिंक। कार्बन सिंक किसे बोलते हैं? कि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है या जो बाकी एनवायरनमेंट में कार्बन है, उसको हम एब्जॉर्ब कर लेगा जंगल। कैसे एब्जॉर्ब कर लेगा? पेड़ है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सांस ले लेगा, पेड़ है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड की सांस लेकर के अपने अंदर रख लेगा। ठीक है ना, वो कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेगा। कार्बन सिंक, जैसे मैंने आपको सबसे छोटा एग्जाम्पल दिया, कार्बन सिंक बेटा बहुत तरीके के होते हैं, समुद्र भी एक कार्बन सिंक है और मिट्टी भी जो होती है उसमें भी कार्बन होता है, तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 को। अब इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? देखो भाई, फॉरेस्ट हमें टिम्बर प्रोवाइड करता है, टिम्बर यानी लकड़ी, फ्यूल वुड देता है जलाने के लिए, मेडिसिनल प्लांट्स हमें पता ही है, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज़। कोई भी इंडस्ट्री बिना जंगल के काम कर सकते हैं कि जंगल से सामान चाहिए ही चाहिए। बैम्बू, रबड़, रेजिन्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों को जंगल से हम लोगों को मिलती है, फॉरेस्ट हमें मिलती है। मैनी इंडस्ट्रीज़ डिपेंड अपॉन फॉरेस्ट, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज जो सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट है। जैसे पेपर इंडस्ट्री, भाई बिना पेड़ों के कागज़ कैसे उगाओगे? और पेड़ कहाँ पे मिलते हैं? जंगल में मिलते हैं। फर्नीचर इंडस्ट्री, डेफिनेटली आपको वुड की ज़रूरत है, वुड आप कहाँ से लोगे? फॉरेस्ट है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, ऑलमोस्ट बेटा हर दवाई के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा केमिकल डलता ही है जो कि हमें डायरेक्टली फॉरेस्ट से मिलता है। कल्चरल और सोशल इंपॉर्टेंस तो जंगलों की है ही है। फॉरेस्ट प्रोवाइड लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? जीवनी जिंदा रखते हैं। किसको जिंदा रखते हैं? उनको जिंदा रहने के लिए प्रोवाइड करते हैं। ट्राइबल्स को, ट्राइबल कम्युनिटी फॉरेस्ट में जो रहती है, रूरल पीपल को, जो लोग रूरल, जैसे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में, झारखंड के अंदर, उड़ीसा में, यहाँ पे बहुत सारे लोग जंगल के आसपास रहते हैं, वो जंगल से अपना सामान लेते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। फॉरेस्ट हैव रिलीजियस इंपॉर्टेंस, खेतरी पेड़ हमने राजस्थान के देखे बेटा। इसी तरीके से हम लोगों ने अलग अलग ऐसे पेड़ होते हैं, तुलसी का पौधा हो गया, बरगद के पेड़ हो गए, इनकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। सेक्रेड ग्रोव्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पेड़ जिनकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्या बोला मैंने? ऐसे पेड़ जिनकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसको सेक्रेड ग्रोव्स बोलते हैं। तो ट्रीज एंड प्लांट्स विच हैव रिलीजियस इंपॉर्टेंस आर कॉल्ड सेक्रेड ग्रोव्स। ठीक है ना, एंड दे आर रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड ड्यू टू रिलीजियस बिलीव्स। अब जल्दी से स्पीशीज़ के क्लासिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं कि अलग अलग स्पीशीज़ को कैसे हम क्लासीफाई करें। टोटल 6 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं हम स्पीशीज़ को। कितने कैटेगरीज में बेटा? 6 कैटेगरीज के अंदर IUCN ने उसको क्लासीफाई कर रखा है। नॉर्मल स्पीशीज़, पहले तो वो स्पीशीज़ होती हैं जिनकी पॉपुलेशन लेवल नॉर्मल है, उनको कोई ज़्यादा खतरा है नहीं। ठीक है ना, इसमें क्या आ गया? साल आ गया, साल के पेड़, पाइन ट्री, कैटल हो गई। कैटल यानी कि हमारे गाय, बैल, भैंस, हमारे ये सब जो होते हैं, बकरियां वगैरह, कैटल वैसे गाय को बोलते हैं ज़्यादा। तो वो उसकी तो पॉपुलेशन अभी मेंटेन्ड है ना, इसलिए वो नॉर्मल स्पीशीज़ है। दूसरी हो जाती है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड मतलब खतरा, देखो खतरे का साइन दे रखा है, खतरा। ऐसे स्पीशीज़ विच आर इन द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, उनको एक्सटिंक्ट करने का उनका डर होता है। इफ़ स्टेप्स आर नॉट टेकन दे मे बिकम एक्सटिंक्ट, अगर अभी हमने कुछ कदम नहीं उठाए तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। वो उनको हमें अभी के अभी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, ऐसे कौन से स्पीशीज़ होते हैं बेटा? इसको क्या हो गया? हाँ, तो आप देखो ब्लैक बक, अब याद आ गया होगा किसी फेमस एक्टर का नाम ये सुनते ही। तो ब्लैक बक जो होता है ना, राजस्थान में मिलता है, वो एक एंडेंजर्ड है। इंडियन राइनोसेरोस, जो 1 हॉर्न राइनोसेरोस है ना, असम में मिलता है, वो इंडियन वाइल्ड एस, ये क्या होता है? गधा होता है, जो जंगली गधा होता है। लायन तो हमें पता ही है, ये भी एंडेंजर्ड है, और क्रोकोडाइल भी एंडेंजर्ड है। अब हम आ जाते हैं वल्नरेबल स्पीशीज़ पे। ऐसे स्पीशीज़ जिनकी पॉपुलेशन तो डिक्लाइन कर रही है, लेकिन वो अभी एंडेंजर्ड है नहीं, लेकिन जल्दी एंडेंजर्ड बन जाएंगे। क्या बोला मैंने? एक्चुअली में नंबर 2 के ऊपर आना चाहिए था, वल्नरेबल। तो पहले तो हो गई नॉर्मल स्पीशीज़, उसके बाद हो जाती है वल्नरेबल स्पीशीज़, यानी कि पहले स्पीशीज़ है जिनको कोई रिस्क ही नहीं है। ठीक
ठीक है ना, वो नॉर्मल है। दूसरी स्पीशीज़ इनको रिस्क आना शुरू हो गया है, उनको हम बोलते हैं वल्नरेबल स्पीशीज़। और वल्नरेबल के बाद आ जाती हैं ऐसी स्पीशीज़ जो कि एक्सटेंट होने के डर पर है, इसलिए हम उनको एंडेंजर्ड बोलते हैं। तो वल्नरेबल अभी उस पर डर है कि वो एंडेंजर्ड हो जाएंगी, जिसमें हमारा एग्जाम्पल है ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट और गैंगेटिक डॉल्फिन। जो गंगा में हमारी डॉल्फिन मिलती है ना, गंगा जी में, उसको बोलते हैं हम लोग गैंगेटिक डॉल्फिन। फिर एक होता है हमारी कैटेगरी बेटा रेयर स्पीशीज़ की। रेयर स्पीशीज़ क्या होती है? ऐसा नहीं कि उनकी पॉपुलेशन वो एंडेंजर्ड है, ज़रूरी वो एंडेंजर्ड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बस ये कि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत कम मिलती हैं वो, इसलिए वो एंडेंजर्ड होने का खतरा उनके ऊपर ज़्यादा होता है, क्योंकि भाई पहले ही कम है तो और अगर हमने उनके शिकार विकार होने दिया तो वो एंडेंजर्ड ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसे को हम रेयर स्पीशीज़ बोलते हैं। जैसे हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालय में भाई भालू मिलना बहुत बड़ी बात होती है, आसानी से दिखता नहीं है क्योंकि वो रेयर है, रेयर स्पीशीज़ है। एशियाटिक वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स, ये सारी रेयर स्पीशीज़ है। अगला हम बेटा आ जाते हैं एंडेमिक स्पीशीज़ के ऊपर। एंडेमिक स्पीशीज़ होती है जो पर्टिकुलर रीजन में ही मिलेंगी आपको और पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी, मिलेंगी नहीं आपको, वो सिर्फ और सिर्फ वहीं पर रहती हैं। जैसे अंडमान टील, ठीक है ना, आपको सिर्फ अंडमान में ही मिलेगा। निकोबार पिजन, क्या बोला? अंडमान टील और निकोबार पिजन। अब निकोबार में उड़ने वाला जो कबूतर है ना, वो सिर्फ आपको निकोबार आइलैंड्स में मिलेगा और पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए वो क्या है? एंडेमिक है। एंडेमिक इनसाइड एंडेमिक है वो, एक्सटेंट स्पीशीज़। ये तो नाम से ही पता लग रहा है बेटा, जो अब बेचारी ख़त्म हो गई हैं, जो अब नो लॉन्गर एग्जिस्ट। जैसे एशियाटिक चीता। अब तुम कहोगे यार ये तो सर ये तो गड़बड़ होगी, चीता तो है इंडिया में। हम जो चीता ला रहे हैं ना वो अफ्रीका से लाए हैं बेटा। कहाँ से लाए हैं? अफ्रीका से लाए हैं, ठीक है। और इंडिया वाला जो चीता था ना, जो एशियाटिक चीता था, वो तो आज़ादी होने पर ही ख़त्म हो गया था हमारे देश के अंदर, इसीलिए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर अब नए चीता को इंट्रोड्यूस करें इंडिया के अंदर। अब हम देखते हैं कॉजेज़ ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्यों ख़त्म होते जा रहे हैं भाई? क्यों हम इंसानों ने अपनी दरिंदगी करते करते, दरिंदगी के कारण, अपने नीड्स के कारण, अपनी हंगर के कारण हमने ये सबको ख़त्म करते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। पहला एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, अपनी भूख मिटानी है। पॉपुलेशन, क्या बोला मैंने? पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। लैंड है नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड है नहीं, तो अब क्या होगा? पेड़ों को काटना पड़ेगा। पेड़ों को काटेंगे तभी तो ज़मीन मिलेगी ना बेटा, इसीलिए एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो गया। दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन। फॉरेस्ट इसलिए भी क्लियर किए जाते हैं ताकि वहाँ फैक्ट्रीज़ लगा सके, सिटी बना सके, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सके। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने स्कूल बनाना है, आपने हॉस्पिटल बनाना है, लेकिन वो सारा एरिया जंगल से ढका हुआ है, तो आपको कुछ जंगल काटना पड़ेगा ना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। माइनिंग का एग्जांपल ले लो। अब आपको कोल चाहिए, आपको मिनरल्स निकालने हैं अलग अलग टाइप के, तो आपको वो जंगल काटने पड़ेंगे ना। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा छत्तीसगढ़, हमारा झारखंड, हमारा ओडिशा। यहाँ पे बेटा माइनिंग के कारण बहुत जंगल कटे हैं, इसके कारण डिफॉरेस्टेशन होती है, सॉइल इरोजन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको बेटा याद रखिएगा। अगला हो गया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। हमने डैम क्रिएट करना है, रोड बनानी है, रेलवे क्रिएट करनी है। भाई रेलवे की पटरी डालने के लिए कितने हज़ारों पेड़ कट जाते हैं, मालूम है आपको? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। इसी के लिए बेटा नर्मदा बचाओ आंदोलन भी शुरू हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये भी शुरू हुआ था बेटा, ठीक है ना, नर्मदा वैली को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डैम बना रहे थे हम लोग। उस टाइम पे बहुत सारे पेड़ों को काटा गया था और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ जो थी वो अपने घरों से बेघर हो गई थी। अगला हमने पता ही हमें ओवरग्रेजिंग कि ओवरग्रेजिंग क्या होता है कि जानवरों को छोड़ दिया, वो खाए जा रहे ज़मीन के अंदर बेटा जो बचा कुचा भी है वो भी खा लेते, तो ज़मीन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, इसलिए ओवरग्रेजिंग बहुत प्रॉब्लम। फ्यूल वुड कलेक्शन, आप लकड़ी जलाने के चक्कर में पेड़ों को काटे जा रहे हो, ऐसा भी करने से बहुत ज़्यादा क्या होती है, हमारे जंगल कट जाते हैं। हंटिंग एंड पोचिंग तो आपको पता ही है भाई, शिकार करते हैं। अच्छा सबको हंटिंग तो पता है, शिकार करना। पोचिंग क्या होता है? पोचिंग होता है कि आप जब शिकार करके, छिपा करके, इल्लीगल जब आप शिकार कर रहे हो ना, उसको पोचिंग बोलते हैं, ठीक है ना। आप जानवरों को जिंदा भी अगर आप पकड़ ले तो हंटिंग तो मार देना ना, जिंदा पकड़ करके आप उनको लेकर के जा रहे हो, उसको पोचिंग बोलते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? उनकी स्किन के लिए, हॉर्न्स, उनके जो सींग होते हैं उनके लिए, आइवरी, हाथी दांत के लिए, हाथी दांत को आइवरी बोलते हैं बेटा, इसलिए बेचारे हमारे प्यारे हाथियों को मार दिया जाता है। इंसान कितना ख़राब है ना वैसे। अब कंजर्वेशन कैसे करें हम फॉरेस्ट की, बचाएं कैसे फॉरेस्ट को, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रॉपर मैनेजमेंट करें फॉरेस्ट का और उनका प्रोटेक्शन करें। तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, प्रोटेक्शन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट। प्रोटेक्शन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने आज़ादी के बाद से ही ये प्रोग्राम शुरू कर दिया था। इसके अंदर जो बड़ा कदम हमने सबसे पहले लिया था वो था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। और ये बेटा स्टार मार्क डाल लो, ये टॉपिक तो एग्जाम, किसी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट ऐसा एफर्ट है जिसमें हमने अपने देश के जंगलों को बचाने का, यहाँ के जानवरों को बचाने का, यहाँ के पेड़ पौधों को बचाने का, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लिए थे, सॉलिड स्टेप्स लिए थे।
ठीक है ना। तो इसमें हम प्रोटेक्ट करेंगे वाइल्ड लाइफ को, हंटिंग को बैन कर दिया था हमने, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने की बात करी थी, नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ को हमने क्रिएट किया था। अब सर नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं जहाँ पे कुछ कुछ एक्टिविटीज़, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वो ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं जहाँ पर कुछ कुछ एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं, थोड़ी बहुत। नेशनल पार्क्स ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं होता, सब कुछ बैन होता है, आपको जाने के लिए भी परमिशन चाहिए होती है। तभी नेशनल पार्क्स के अंदर आपको सफारी करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो इस एक्ट ने बहुत सारा प्रोटेक्शन एनिमल्स को, प्लांट्स को और फॉरेस्ट को दी थी, ठीक है ना। तो नेशनल पार्क्स मैंने आपको बताई दिया, बट हाईली प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं, नो ह्यूमन एक्टिविटी, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, ना कोई जानवर जा सकते हैं, ना कोई खेती, कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड के अंदर, काजीरंगा नेशनल पार्क है असम के अंदर, रणथंबोर नेशनल पार्क है राजस्थान के अंदर। ये क्या करते हैं, ये वाइल्ड लाइफ को और उनके हैबिटेट को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब ये सील कर दिया एरिया, इसमें कोई नहीं जा सकता, सिर्फ जानवर रहेंगे, मज़े करो, इसको बोलते हैं नेशनल पार्क। अगला होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है वो भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, ऐसा नहीं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में खुले हम कुछ भी करते जा रहे हो, लेकिन वहाँ पे भी सब कुछ चीज़ें बैन होती हैं, वहाँ पे भी बैन होती हैं, लेकिन ध्यान रखना बेटा कुछ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है, कुछ चीज़ें, जैसे वहाँ के कुछ लोकल ट्राइबल्स हो गए तो उनको कुछ सामान लेने के लिए जाना है तो वो परमिशन लेके जा सकते हैं वहाँ पर। कुछ आसपास के गांव वाले उनको थोड़ी बहुत खेती करनी है तो उनको अलाउ कर दिया, या आपने वहाँ पे थोड़ा सा वहाँ जा के आपने घूमना है तो आपको अलाउ कर दिया। तो कुछ एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं, इसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एग्जाम्पल सरिस्का, ठीक है ना, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे राजस्थान के अंदर है बेटा, और पेरियार तो आपको पता ही है केरल के अंदर है। कहाँ पे है? केरल के अंदर है। अगला आ जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। सर अब ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या चीज़ है? बायोस्फीयर बेटा ऐसे होता है लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज़, बहुत बड़े प्रोटेक्टेड एरियाज़, जैसे कि आपने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व देखो बेटा, ये हमारा प्यारा भारत केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, ये थोड़ा गलत बन गया, केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है ना, कुछ ये जो 2 स्टेट्स के अंदर बहुत सारा एरिया नीलगिरीज का घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो इतना बड़ा एरिया जब हम उसको प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं तो उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। सुंदरबन कहाँ है? इंडिया में भी है, बांग्लादेश के अंदर भी है, ठीक है ना, यहाँ इंडिया के अंदर भी सुंदरबन है, इंडिया में भी सुंदरबन है यहाँ पर, और बांग्लादेश के अंदर भी है। तो ये सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। इस प्रोजेक्ट टाइगर पे भी बेटा स्टार मार्क डाल लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1973 में शुरू हुआ। तो याद रख लो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में। कब? 1972 में। तो पहले तो पूरी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आया, फिर 1 साल बाद हम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हमें ना टाइगर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए 1 साल बाद 1973 के अंदर, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हो गया। इसमें हमने क्या किया कि टाइगर की पॉपुलेशन बहुत रैपिडली डिक्रीज़ हो रही थी, इसलिए उसको हमें रोकना था, हमें टाइगर को प्रोटेक्ट करना था। हमने अलग अलग देश के अंदर अलग अलग टाइगर रिजर्व्स को बना दी कि भाई ये एरिया तो टाइगर के लिए प्रोटेक्ट करेंगे। इससे क्या हुआ, टाइगर की पॉपुलेशन सच में इंक्रीज़ हो रही है, बहुत ही सक्सेसफुल था ये हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर है बेटा, ये ह्यूज सक्सेस है। हमने टाइगर को ख़त्म होने से बचा लिया। कॉर्बेट नेशनल पार्क, कान्हा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, बंदीपुर टाइगर रिजर्व, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। और कौन से एग्जाम्पल? तो ये तो हमने बेटा सीख लिया। अब हम आ जाते हैं लोकल कम्युनिटी, आप और मैं मिलकर के कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो देखो हम तो शायद शहर में रहते हो इस समय, ठीक है, हो सकता है आप गांव में रहते हो सकता है आप शहर में रहते हो, लेकिन हम जब लोकल कम्युनिटी की बात करें तो वो कम्युनिटी होती है जो जंगल के आसपास रहती है। किसके आसपास रहती है? लिव नियर द फॉरेस्ट। उन्होंने कई सारे ऐसे हमारे देश में मूवमेंट्स हुए हैं जो लोकल कम्युनिटी ने करे, किसको बचाने के लिए? पेड़ पौधों को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क फिर से कर देना, यह है चिपको मूवमेंट। क्या है बेटा? चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट क्या हुआ था? 1970 उत्तराखंड के अंदर स्टार्ट हुआ था। इसमें लोगों ने क्या किया, पेड़ काटने के लिए आए, ठीक है ना, फैक्ट्री वाले क्रिकेट बैट की फैक्ट्री लगाने के लिए पेड़ काटने के लिए आए, तो लोग ना इसके साथ ना चिपक गए। क्या कर दिया? इसके साथ ना चिपक गए। क्यों चिपक गए? कि भाई अगर पेड़ को काटोगे ना तो हमें भी काटो साथ के अंदर। पेड़ों को छोड़ ही नहीं रहे थे, तो उस कारण से ये फेमस हो गया मूवमेंट। इसको पीपल हगिंग द ट्रीज़, पीपल हग्ड द ट्रीज़, ठीक है ना। अभी हगडे मनाया होगा आप लोगों ने, नहीं मनाया होगा, अच्छे बच्चे हैं, क्या हो गया, दिक्कत क्या है इसमें? तो हग, लोगों अगर हक करना ना, कि पेड़ को हक करना कभी, बड़ा अच्छा लगेगा बेटा। तो पेड़ को हक किया उन्होंने और बचा लिया। इसके जो लीडर थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम था? सुंदरलाल बहुगुणा। बेटा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुंदरलाल बहुगुणा ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, हिम्मत करी थी, और इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए और ये मूवमेंट बहुत फेमस हुआ, बहुत सक्सेसफुल हुआ। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। अगला जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब जल्दी से आ जाओ बेटा, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के ऊपर ये क्या होता है? ये 1988 में शुरू हुआ है,
1988 में, तो ध्यान देना 1970 के अंदर चिपको मूवमेंट आया, उसको देख करके 1972 के अंदर सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेकर के 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, अगले साल हमें रियलाइज़ हो कि भाई टाइगर की भी ज़रूरत है, तो इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर आ गया। और 1988 में 88 के अंदर क्या शुरू होता है बेटा, 1988 में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या करने की कोशिश की थी कि लोकल कम्युनिटीज़ की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे? लोकल कम्युनिटीज़ की हेल्प लेंगे, ताकि हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें, गवर्नमेंट को वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सके और इससे लोगों का भी फ़ायदा हो। ठीक है ना। आराबारी फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल का इसका बेस्ट एग्जांपल है आराबारी फॉरेस्ट। यहाँ पे बेसिकली कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम है कि जो गवर्नमेंट है बेटा, वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकती, उसके साथ में ना गवर्नमेंट के साथ में लोकल कम्युनिटी को ऐड कर दो। गवर्नमेंट प्लस लोकल कम्युनिटी इज़ क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कम्युनिटी एंगेजमेंट। कम्युनिटी एंगेजमेंट बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो यही हम लोगों को एग्जांपल मिलता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में। फिर सेक्रेड ग्रुप्स मैंने आपको बता दिया, वही जो पेड़ रिलीजियस हमारे धार्मिक विश्वासों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे एग्जांपल आपको मेघालय में, राजस्थान में, कर्नाटका के अंदर मिल जाएंगे, लोग उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अब कंजर्वेशन का इंपॉर्टेंस हम लोग वैसे भी सीख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना है, एक्सटेंशन को बचाना है, हमें प्रिवेंट करना है स्पीशीज़ को एक्सटेंट होने से, प्रोटेक्ट करना है बायोडाइवर्सिटी से, इंश्योर करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लास्ट चैप्टर में पढ़े थे ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि याद करो थोड़ा सा कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी ध्यान रखना है हमें, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशंस कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। उसको बोलते हैं क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब इस चैप्टर के की टर्म्स जल्दी से देख लेते हैं बेटा। बायोडाइवर्सिटी को याद रखना, बहुत सारे अलग अलग वेराइटी, मैंने क्या बोला था? वेराइटी बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स एंड एनिमल्स की। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो होती हैं जिनको एक्सटिंक्शन का डर होता है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ होती है वो बेचारी नो लॉन्गर एग्जिस्ट, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नेशनल पार्क क्या होते हैं? वो हाईली प्रोटेक्टेड होते हैं, कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होते हैं? जिसमें थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है, वैसे वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है ना। और कंजर्वेशन का याद रखना, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। अब इसमें सबसे बेटा जल्दी ज़रूरी जो चीज़ है वो हमें ये देखनी है कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हम देख लिया, बायोडाइवर्सिटी वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज इन द रीजन। व्हाट आर द इंडेंजर्ड स्पीशीज? एक 1 मार्कर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? इंडेंजर्ड क्या होते हैं? स्पीशीज इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीशीज, एग्जाम्पल ब्लैक बग। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है? लॉ पास इन 1972 टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर? प्रोग्राम स्टार्ट इन 1973 टू प्रोटेक्ट टाइगर पॉपुलेशन। इस टाइप से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखना है बेटा एग्जाम के अंदर। व्हाट इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम? प्रोग्राम विद लोकल, देखना जॉइंट जैसे दिख जाए ना, जॉइंट में समझ जाना, लोकल पीपल प्लस गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और कीवर्ड मैंने आपको इसके चैप्टर के अंदर बता ही दिए। इसी के साथ बेटा ये हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश। और आई होप कि आपको 20 मिनट, देखो 20 मिनट्स लगे हैं इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में, और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि ये चैप्टर आपने बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आपका पूरे तरीके से कवर हो गया है। ये चैप्टर रिवीजन के लिए, याद रखना बेटा, ये 1 शॉर्ट वीडियो ये रिवीजन के लिए, रिवीजन के लिए, ये फर्स्ट टाइम के लिए नहीं है। फर्स्ट टाइम कर रहे हो अच्छी बात है, वो आपको हो जाएगा, उससे कोई फ़ायदा ही होगा आपको, लेकिन रिवीजन में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। और प्लीज़ इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, सपोर्ट करो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने उन सब फ्रेंड्स के साथ जिनको इसका ज़रूरत हो। लाइक तो वीडियो कर ही देना, और कमेंट्स में मेरे को बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ डू कमेंट। जय हिंद, थैंक यू सो मच बेटा।